हिंदू वाहिनी का एक सांस्कृतिक वो संगठन है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम हर मुद्दों पे मुखर रहते हैं, जैसे राष्ट्रवाद हो, माओवाद हो या विकास से संबंधित हो। पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर के आसपास ज़िले में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित, अगर बच्चों की मौत में कोई प्रभावित किया तो इंसेफेलाइटिस में। देखिए, पूज्य महाराज जी हम लोगों से मुलाकात होती है तो वो विकास से संबंधित, कि जनता को विकास से जोड़िए और विकास को जनता से जोड़िए। जो विकास की योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की या उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप लोग करें। अब किसी की ज़मीन कब्जा नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म कर दिया गया है और भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगाने का कार्य पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, जो जनता को दिख रहा है। आप चलिए, विकास के नए नए आयाम आपको देखने को मिल जाएंगे सारे प्रदेशों में। आप देख लीजिए, 4 लेन हो, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर पूज्य महाराज का गृह जनपद है। गोरखपुर में आप कोई अगर 5 साल बाद आवे तो कहेगा नहीं ये गोरखपुर है कि कहीं हम और आ गए। ऐसा लोग कहने में और सुनने में हमको आ रहा है आया। तो इसमें हम लोग, जैसे हम लोग के पास आते थे कि भैया हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हम लोग उनको उपलब्ध ऑक्सीजन की व्यवस्था कराते थे। हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटलों में हम लोग फ़ोन करते थे, डेली सारे हॉस्पिटलों में हम फ़ोन करते थे कहाँ बेड खाली है। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वह हिंदू वाहिनी के महानगर महामंत्री हैं। हमारे साथ हैं आशीष गुप्ता जी। आशीष गुप्ता जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। व्यक्ति विशेष का हमारा जो एपिसोड चलता है, इसमें थोड़ी हम आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में बातचीत करेंगे। आपने हमारा शो देखा भी होगा। फिर हम आपके राजनीति या जो आप हिंदू वाहिनी में हैं वहाँ से रह करके आप जो काम कर रहे हैं देश के लिए या समाज के लिए, फिर हम उस पर भी आएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में, तो अपने परिवार की पृष्ठभूमि कौन कौन है फैमिली में आपके, उस बारे में। जी, देखिए, हमारे घर में हम 2 भाई हैं और 6 बहन हैं हमारी। और इस समय हमारे बड़े भैया और मैं उनसे छोटा हूँ। 6 बहनें हैं। 6 बहनों की हम लोग की शादी हो चुकी है और एक हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं और हम लोग गोरखपुर के ही निवासी हैं। और हमारी, कह सकते हैं, हम लोग मीडियम परिवार से बिलोंग करते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आप लोग बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा अपने पढ़ाई के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई की है और कहाँ तक की है? देखिए, हमारी पढ़ाई शुरू से गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर से हम 3 तक पढ़े और उसके बाद से हमारे मोहल्ले में ही आदर्श वाला विद्यालय था, वहाँ से हमने 5 तक पढ़ाई की। उसके बाद से कह सकते हैं कि हम लोग फिर महाराणा प्रताप में 6 से लेकर के 8 तक वहाँ हम पढ़े। फिर 9 से मैं दयानंद इंटर कॉलेज में गया। दयानंद इंटर कॉलेज से हमने हाई स्कूल किया। फिर एक शहरी इंटर कॉलेज पढ़ता है, वहाँ से हमने इंटर किया। उसके बाद से फिर मैं विश्वविद्यालय में आ गया। विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ये हमारी शिक्षा है। अच्छा, जब विश्वविद्यालय में आप गए पढ़ाई करने, राजनीतिक माहौल वहाँ रहता ही है, उसी समय आपके मन में आया कि मुझे भी राजनीति में, क्या छात्र राजनीति में भी आपने कभी कोई चुनाव लड़ा था? बिल्कुल। देखिए, राजनीति कह सकते हैं तो हम जब 5वीं क्लास में थे तो उसी समय हमको मॉनिटर बनाया गया। फिर उसके बाद से जब मैं महाराणा प्रताप में 8 में गया तब भी मैं क्लास का मॉनिटर था। और DAV में हम गए थे, 9B हमारा क्लास सेक्शन था, उसमें भी मैं मॉनिटर था। और शुरू से ही लोग हमारे पास आते थे और हम लोगों की समस्या या जो भी होता था उसको हम लोग निदान करते थे। उसके धीरे धीरे फिर हम लोग विश्वविद्यालय में आ गए। विश्वविद्यालय में आए तो फिर हम यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारा जुड़ाव हुआ। वहाँ से फिर हम राजनीति महामंत्री की तैयारी थी हमारी विश्वविद्यालय में, लेकिन उस समय मायावती जी की सरकार आई और चुनाव निरस्त हो गया। तो ये हम लोग का सपना जो है अभी तक अधूरा ही है। सपना अभी तक अधूरा रहा है आपका। जैसे अब बता रहे थे क्लास में मॉनिटर चुने गए, इसलिए थोड़ा सा अंदर से भी था कि जब मैं विश्वविद्यालय में जाऊँ चुनाव लड़ूँ। परिवार में भी कोई है राजनीति में? नहीं, हमारे परिवार में राजनीति से कोई नहीं है। हमारे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।
वो उनका शुरू से हम लोग जब बचपन में छोटे थे, क्योंकि उनका 94 में उनका डेथ हो गया था। हम जब छोटे छोटे थे तो हम लोग ऐसे कहते थे कि देखो कभी भी हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तुम वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाना और न ओबीसी का तुम लाभ लेना, जिसका परिणाम है आज तक हम लोगों ने कभी भी ओबीसी का सर्टिफिकेट हमारा न बनाया न बनवाया है। हाँ, और दूसरा हमारे दादाजी क्रीमिलियर के लिए पिटीशन भी हाई कोर्ट में दायर किए थे कि भाई भारत में ये क्रीमिलियर लागू हो, आर्थिक आधार पे लागू हो। और हाँ, ये है कि इस चुनाव में हमारी माताजी चुनाव लड़ी थी, तो उनके लिए मैंने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाया था, जिसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि हमारे खानदान में किसी का सर्टिफिकेट था नहीं। इसलिए आप काफ़ी मशक्क़त के बाद, तो ये दादाजी से ही आप लोगों को सीख मिली कि हमें किसी भी तरीके का फ़ायदा नहीं उठाना है? जी बिल्कुल, हमारे दादाजी निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा करते थे और उनको लोग महाशय जी के नाम से उनको जानते हैं। उनका नाम था स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद जी, लेकिन उनको महाशय जी के नाम से लोग जानते थे। और हमारे दादाजी स्वर्गीय पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब फांसी लगा था, वो उनके कुछ साथी उनका पार्थिव शरीर लेकर के घंटाघर यहाँ आए थे और हम लोगों से कहा था कि देखो कभी भी हो, लेकिन तुम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि देखो देश के लिए कुछ करना है। और उसी सेवा भाव से आज भी हम लगे हुए हैं, सेवा का कार्य करते हैं। अच्छा, हिंदू वाहिनी जब तक आप विश्वविद्यालय में थे, विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में थे, उसके बाद आपको कब लगा कि मुझे हिंदू वाहिनी ज्वाइन करना चाहिए? क्या अच्छा लगा उस समय देख करके कि आपने हिंदू वाहिनी ज्वाइन की? जी देखिए, सर्वप्रथम हमारी पूज्य महाराज जी से हम लोगों ने उनको जब सांसद थे, चुनाव लड़े थे, तो हमारे कुछ साथी थे जो आज समाजवादी पार्टी में भी हैं। हम लोग वहाँ से जब सरहरी में हम लोग इंटर क्लास में थे और हम लोग वोटर हो चुके थे, तो हम लोग वहाँ से चलते थे अपनी पूरी मोटरसाइकिल लेकर के, कम 30-35 मोटरसाइकिल से हम लोग आते थे। हम लोग कहते थे गोरखपुर में रहना है, योगी योगी कहना है, एक ऊर्जा का संचार होता था। उसके बाद हम लोग विश्वविद्यालय में आए और हम लोग वहाँ से फिर विश्वविद्यालय से आए तो माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा था कि राम सेतु एक काल्पनिक है, तो हमें बहुत आघात लगा और हमारे विद्यार्थी परिषद के सभी साथी राम सेतु को लेकर के रामेश्वरम से पत्थर हम लोग लाए। राम सेतु जो पत्थर होते हैं, पत्थर लाया गया और पूरे नगर में भ्रमण के लिए पूज्य महाराज जी के पास हम लोग गए। हम लोगों ने कहा पूज्य महाराज जी, हम लोग एक राम सेतु पे, चूँकि सोनिया गांधी जी ने कहा काल्पनिक है, ये हमारी आस्था पे चोट इन्होंने किया है। हम लोगों ने वहाँ से एक रैली निकाला, जिसके महाराज जी ने झंडी दिखाया, हम लोग निकाले, पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया। और उसके बाद से हमारे मोहल्ले में होलिका दहन का एक जुलूस निकलता है, उसमें पूज्य महाराज जी आते थे। हम लोग बड़ा जोरों शोरों से उनके लिए लगते थे, उनको सेवा करने के लिए लगते थे, मंच लगाते थे। और उस समय महाराज जी से व्यक्तिगत हमारी मुलाकात हुई, तो पूज्य महाराज जी ने कहा आप आओ हम लोगों के पास, और आप जैसे युवाओं हम लोग को ज़रूरत है। हमने कहा जी महाराज जी, हम लोग आते हैं। इस तरीके से और उनका व्यक्तित्व देख करके पूज्य महाराज जी से ही हम लोग को प्रेरणा मिलती है हिंदुत्व और विकास। तो उनको देख करके हम लोगों ने हिंदू वाहिनी ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले के अगल बगल हम लोग देखते थे कि बहुत सारे लोग थे जो दलित समाज से थे। उनको कहीं ना कहीं लालच दे करके, उनका दिमाग ब्रेन वॉश करके, उनको अपने धर्म के प्रति मतलब नफरत फैला करके उनको धर्म परिवर्तन की तरफ लोग ले जा रहे थे। एक ये हमारे मन में चोट थी कि हमारे हिंदू भाई कहीं ना कहीं ये बिखराव की तरफ जा रहे हैं, अलगाव की तरफ जा रहे हैं। हम उनके बीच में जाना शुरू किए, उनके बीच में गए, हमने पूछा क्या है मामला, तो वो कहे साहब हमको मंदिर जाने से लोग रोकते हैं। हमने कहा कौन से लोग रोकते हैं? कह नहीं बहुत लोग हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुआ। हमने कहा किसने किया? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं समझ रहा था क्या चल रहा है मामला। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो आप हमें बताना, या मंदिर जाने से आपको कोई रोकता हमें बताना। फिर उनके बीच से हम लगातार उनके बीच में जाना प्रारंभ किए। जब उनके बीच में गए तो हमें पता चला कि वो कुछ लोग हमें बोलने लगे कि भाई हमारे रोड की समस्या है। हमने कहा ठीक है, रोड की समस्या उनको दूर
हम लोग कुछ महाराज जी के पास गए तो वो सारा रोड आज जा करके आप देखेंगे तो पूरा सारा रोड बना। एक उनके वहाँ सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा था, करीब 30 सालों से 25 से 30 साल हो गए होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइब्रेरी थी, तो वो बन नहीं पाई थी। हम गए, हमने कहा क्या है मामला ये, तो उन्होंने कहा बाबा साहब का है, और हम लोग अक्सर वहाँ जाते भी थे। हमने कहा इसको हम बनवाते हैं। हम गए और हमारे ग्रामीण के विधायक थे माननीय विपिन सिंह जी, उनसे आग्रह किया। उन्होंने अपने निजी फंड से 8.5 लाख रुपए लगभग उन्होंने दिया, और आज उस पर छत लग के बढ़िया से व्यवस्थित हो गया, जिसमें लोगों के अंदर एक भावना जगी कि नहीं भाई हम लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं। मुख्य धारा से तभी जुड़ेंगे जब विकास उनके घर तक पहुँचेगी, और हम लोगों ने उनके घर तक विकास पहुँचाने का कार्य किया है। अच्छा, जैसे आप हिंदू आवाहिनी बता रहे हैं कि आप योगी जी से काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि आप खुद राजनीतिज्ञ भी थे, विश्वविद्यालय में आप बता रहे हैं कि आपने महामंत्री लड़ने की तैयारी भी की थी, तो बीजेपी भी उस समय थी, बीजेपी से योगी जी सांसद भी थे, तो आप चाहते बीजेपी भी ज्वाइन कर लेते, हिंदू आवाहिनी ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए, हिंदू वाहिनी का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत, और हम लगभग देखते थे जब हमारे अगल बगल में उस समय लगातार धर्मांतरण पे काफ़ी लोग हिंदुओं को धर्मांतरण कर करके उनको कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमारे मन में था कि ये नहीं होना चाहिए। और कुछ महाराज जी का संघर्ष देख करके, और जो उनके मन में था हिंदुओं को लेकर के और विकास को लेकर के, इससे प्रभावित होकर के हम लोगों ने हिंदू वाहिनी में ज्वाइन किया। अच्छा, जैसे ये कहा जाता है कि अगर आपको गोरखपुर में टिकट चाहिए तो उसका रास्ता जो है हिंदू आवाहिनी से होकर के ही निकलता है, क्या ये सही बात है? देखिए, ऐसा नहीं है। हिंदू वाहिनी का एक सांस्कृतिक वो संगठन है। हाँ, ये जरूर है कि हम हर मुद्दों पे मुखर रहते हैं, जैसे राष्ट्रवाद हो, माओवाद हो, या विकास से संबंधित हो। कुछ महाराज जी ने गोरखपुर के आसपास जिले में सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित, अगर बच्चों की मौत में कोई प्रभावित किया तो इंसेफेलाइटिस में हम लोगों ने 2 बार कुछ महाराज जी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज से लेकर के कमिश्नरी तक पैदल उस कड़कड़ाती धूप में हम लोगों ने संघर्ष किया, जिसका परिणाम है कि आज ये न के बराबर हो गया है। अच्छा, अभी भी हिंदू आवाहिनी को लेकर के जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद एकाएक बहुत ज़्यादा आवेदन आपके यहाँ हिंदू आवाहिनी में आने लगे थे कि लोग वहाँ आवेदन कर रहे थे उसका सदस्य बनने के लिए। तो उस समय तो मैंने सुना था कि उन लोगों पे रोक लगा दी गई थी कि अभी किसी नए को सदस्यता नहीं दिलाई जाएगी, ये भी सही है? जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदू वाहिनी के नाम पे कुछ अराजक तत्व जो विपरीत विचारधारा के थे आकर के और हमारे संगठन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए कुछ महाराज जी का आदेश हुआ कि इसको रोका जाए, और रोका गया। और हम लोग अभी भी किसी को अगर लेते हैं तो सोच समझ करके उनके विषय में जान करके तब उनको सदस्यता हम लोग ग्रहण कराते हैं। अच्छा, अभी भी जब योगी जी गोरखपुर आते हैं तो हिंदू आवाहिनी की मीटिंग तो लेते ही हैं, तो उसमें वो किन मुद्दों पे क्या कहते हैं आप लोगों से मीटिंग में कि किन मुद्दों पर फोकस रखो? देखिए, पूज्य महाराज जी हम लोगों से मुलाकात होती है तो वो विकास से संबंधित, कि जनता को विकास से जोड़िए और विकास को जनता से जोड़िए। जो विकास की योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की या उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य आप लोग करें। कोई ऐसा काम जो आप लोग मतलब रहता हो, अभी भी तो आप लोग के सामने कई सारी बातें आती होंगी, ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए, तो कोई ऐसा काम जो आपको बहुत याद रहता हो कि हाँ ये काम हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा हो, जो आपने योगी जी से बोल के करवाया? बिल्कुल, हमें याद है कि 2014 के बाद 14 में हम लोग एक बार गए हुए थे वहाँ राजघाट में, तो एक मृत्यु हो गई थी हमारे मोहल्ले में, तो हम लोग राजघाट गए हुए थे। उस समय बहुत तगड़ा बारिश हो रहा था, तो एक राजेश सिंह जी थे, उन्होंने कहा यार हमारे आपके मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा आपके मुख्यमंत्री जी हैं और 5 बार से मुख्यमंत्री हैं, अरे वो सांसद हैं, तो आप इसमें अभी तक उन्होंने क्या किया? हमने कहा बताइए क्या करना आना है। उन्होंने कहा देखिए आप बनारस चले जाइए या गुजरात चले जाइए, कितना अच्छा सुंदर वहाँ का घाट है। हमने कहा ठीक है, ये बात मैं महाराज से कहूँगा। फिर हमने महाराज से, हम और संदीप जी थे, हम लोग गए और हम लोगों ने कहा महाराज जी ऐसे ऐसे है और ये
लोगों की मंशा है। तो महाराज ने कहा देखो यार अपनी सरकार थी नहीं, लेकिन इस पे मैं प्रयास करता हूँ। तो उसका परिणाम रहा महाराज जी आए गए। उस समय सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री थे डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनको लेकर के आए, घाट दिखाए। और उसके बाद से फिर पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री बने और सबसे पहला काम किया तो उस घाट का जीर्णोद्धार किया 68 करोड़, लगभग 68 करोड़ के फंड से। और बाबा गुरु गोरक्षनाथ घाट और राम घाट, श्री राम घाट, आज आप जाके देखिए वहाँ पे शूटिंग हो रही है, सेल्फी पॉइंट हो गया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने जो भी डिमांड किया, और अभी बहुत जल्दी हम लोगों ने बंधु सिंह पार्क, क्योंकि हमारा व्यापारिक क्षेत्र है और बंधु सिंह पार्क घंटाघर में पड़ता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने महाराज से कहा महाराज जी हमारे वहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा ठीक है क्या करना है बताओ। हमने कहा महाराज जी आपके नॉलेज में है, संज्ञान में, एक वहाँ पार्किंग मिल जाती तो बहुत अच्छा होता है। कहें ठीक है हम इसको करवाते हैं। तो आया, सब कुछ हुआ, बीच में फिर चुनाव आ गया था, आचार संहिता लग गया था, कुछ हो नहीं पाया, लेकिन फिर 17 तारीख को हमारी महाराज जी से मुलाकात हुई। अच्छा, अभी भी आप लोग मंदिर में, चूँकि वहाँ पर लोगों की जन समस्याएं भी सुनी जाती हैं, खुद योगी जी जब आते हैं तो वो भी सुनते हैं, तो आप लोगों से भी कहा जाता है वहाँ बैठने के लिए? जी बिल्कुल, हम संगठन की तरफ से हमको जन सुनवाई में माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बुधवार को लगाया गया है। जो जनता से जुड़ा मुद्दा हुआ, समस्या हुआ या कार्यकर्ताओं को जो समस्या हुआ तो उसको समाधान के लिए हम लोग को लगाया गया है। तो कैसे आप लोग समाधान करवाते हैं, थोड़ा सा बारे में? जैसे मान लीजिए अभी सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो चिकित्सा फंड के लिए। तो महाराज जी हमको लगता है उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा फंड चिकित्सा के लिए इन्होंने दिया है। हम लोग करते हैं, आते हैं लोगों का यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं, वहाँ पे लग करके उसको करवाते हैं और उनको चिकित्सा लाभ हम लोग दिलाते हैं। योगी जी के कार्यकाल को अभी जो 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं, योगी जी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जी पूज्य महाराज जी के विकास अगर आपको देखना है, समूचे गोरखपुर ही नहीं समूचे प्रदेश में, आप एक बार जब जाएंगे देखेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, यहाँ पे अब किसी की ज़मीन कब्जा नहीं हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म कर दिया गया है और भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगाने का कार्य पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, जो जनता को दिख रहा है। आप चलिए विकास के नए नए आयाम आपको देखने को मिल जाएंगे सारे प्रदेशों में। आप देख लीजिए 4 लेन हो, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और गोरखपुर में, क्योंकि गोरखपुर पूज्य महाराज जी का गृह जनपद है, गोरखपुर में आप कोई अगर 5 साल बाद आवे तो कहेगा नहीं ये गोरखपुर है कि कहीं हम और आ गए, ऐसा लोग कहने में और सुनने में हमको आ रहा है। अच्छा, अभी कोरोना काल सेकेंड जब उसकी लहर आई थी, वेव आई थी, काफ़ी अव्यवस्थाएं फैल गई थी पूरे यूपी, क्या पूरे भारत में। उस समय जब आप लोग भी लोगों के बीच में रह के सेवा कर रहे थे, मैंने देखा आप लोगों का, तो ऊपर से भी कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलता था कि ऐसे करो। महाराज जी से भी उस समय आप लोगों की, योगी जी से भी बात होती थी इसको लेकर के? देखिए बिल्कुल, हम लोगों ने इस कोरोना काल में और पिछले कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों के समस्याओं को निदान के लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। इस बार हम लोगों ने ग्रुप बना करके, व्हाट्सएप ग्रुप, कोविड हेल्प ग्रुप गोरखपुर के नाम से हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और एक प्लाज्मा ग्रुप के नाम से बनाया। तो इसमें हम लोग, जैसे हम लोग के पास आते थे कि भैया हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हम लोग उनको उपलब्ध ऑक्सीजन की व्यवस्था कराते थे। हॉस्पिटल है, सारे हॉस्पिटलों में हम लोग फ़ोन करते थे, डेली सारे हॉस्पिटलों में हम फ़ोन करते थे कहाँ बेड खाली है। 2-3 बजे 3-3 बजे रात में हम लोग के पास फ़ोन आता था, हम लोग उनको हेल्प कराते थे, उनको एडमिट कराते थे, जितना हो सकता था हम लोग हर संभव मदद उनको करते थे। ऊपर से भी इस पे आप लोगों को, क्योंकि योगी जी खुद उस समय पॉजिटिव हो गए थे कोरोना से, तो ऊपर से भी कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्शन मिलता था कि कैसे लोगों के बीच में रहकर काम करें? नहीं, बिल्कुल ऊपर से हम लोग को आदेश आया था कि भाई देखिए जहाँ भी हो सकता है मदद करिए, और लोगों के बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि देखिए ये है वो है। ठीक है, कुछ परेशानियाँ थी, उसको दूर करने का प्रयास पूज्य महाराज जी ने किया। कोरोना ठीक होते ही जनता के बीच में वो पूरे 18 मंडलों में दौरा किए, व्यवस्थाएं ठीक की, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, वेंटिलेटर की व्यवस्था किया गया, जिसका परिणाम आपके सामने है। आज हम लोग बिना मास्क के भी घूम रहे हैं और बैठे हैं आपके बीच में, और इस तरीके से पूज्य महाराज ने काम किया। चलते चलते
आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं और क्या चुनाव लड़ने की भी कोई संभावना है? आप भी दावेदारी 22 के चुनाव में कर सकते हैं? देखिए, हमने कहा ना, कुछ हमारी ख्वाहिशें हैं जो अधूरी रह गई हैं। सपना जरूर है, लेकिन कुछ महाराज जी के दिशा और निर्देश पे हम लोग कार्य करेंगे। उन्हीं के जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। तो आपने हमारे चैनल को समय दिया आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरी आपकी टीम को, और इस नए काम के लिए जो युवाओं को आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ आशीष गुप्ता जी, जो हिंदू वाहिनी के महानगर महामंत्री हैं। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।